नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। देश में एक बार फिर से देश के कई छोटे बड़े शहर जहां पर दंगाइयों ने अपने पैर किस तरह से फैलाए हैं और दंगाइयों ने अपने पैरों तले रौंद दिया है। शुक्रवार को दिल्ली, प्रयागराज, रांची समेत देश के कई शहर जो कि हिंदुओं को दंगे का दंश झेलना पड़ा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि पिछले कुछ हफ्तों से जुमे यानी कि शुक्रवार के दिन नमाज के बाद अचानक से ही दंगाइयों की भीड़ जमा हो जाती है और पत्थरबाजी, लूटपाट, दंगा फसाद शुरू कर देते हैं ये जिहादी। पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन कानपुर में जिहादियों ने पत्थरबाजी की थी और इस शुक्रवार को देश भर में क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा, सभी ने देखा। लेकिन सवाल तो ये कि आखिर शुक्रवार जब यहाँ पर जो शुक्रवार आता है तो यहाँ पर पत्थरबाजी कैसे हो जाती है, आखिर इनके मन में क्या चलता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 जून 2022 दिन शुक्रवार, उत्तर प्रदेश, कानपुर। जालीदार टोपी पहने दंगाई हाथ में पत्थर, पेट्रोल बम और धारदार हथियार लेकर निकलते हैं और पूरे कानपुर में तबाही मचाते हैं। 10 जून 2022 दिन शुक्रवार, प्रयागराज, सहारनपुर, हैदराबाद, मुरादाबाद, भोजपुर, हावड़ा, रांची, नालंदा, सोलापुर, नवी मुंबई। जालीदार टोपी पहने दंगाई ने फिर से शहर के शहर को जलाया, मंदिरों को जलाया, निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये जिहादी दंगाई पत्थरबाजों का प्लान यहां रुकने का नहीं है। इन जिहादियों का प्लान कुछ और ही है। 17 तारीख को इसी जोशो खरोश के साथ तमाम लोगों को आना है। ये बरेली के मौलवी हैं जो साफ शब्दों में कह रहे हैं जो पिछले शुक्रवार को हुआ उसे जारी रखेंगे। यही नहीं, बरेली का ये मौलवी बच्चों और औरतों को भी इकट्ठा करने की बात कह रहा है। तो अब बीवी बच्चों समेत आप लोगों को उसमें शिरकत करनी है। इस मौलवी को सुनकर तो यही लगता है कि देश में शुक्रवार को पत्थरबार बनाना चाहते हैं। इस तरह के बयान सुनकर सवाल तो यही उठता है कि आखिर कितने शुक्रवार तक देश को नमाज के बाद पत्थरबाजी झेलनी पड़ेगी। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो आपने इन तस्वीरों में देखा कि किस तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से हिंसा फैलाई गई, दंगा फसाद किया गया। और ये जो हिंसा फैलाने की कोशिश है वो अभी भी यहां पर कम नहीं हुई है। और इस बीच यहां पर इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं लोगों को किस तरह से भड़काया जा रहा है। वो बयान भी हम आपको सुनवाने वाले हैं। दरअसल एक बयान ऐसा सामने आया बरेली के मौलवी का। उस बयान में वो क्या कुछ कह रहा है, सबसे पहले आप वो भी सुनिए। तारीख के लिए मुलतवी कर दिया। 17 तारीख को इसी जोशो खरोश के साथ तमाम लोगों को आना है और सिर्फ हमारे माँ बाप, हमारे अहलो-अयाल, हमारे बीवी बच्चे तमाम कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। तो अब बीवी बच्चों समेत आप लोगों को उसमें शिरकत करनी है और यौम दुआ 2 घंटे हमारे साथ बैठ के तकरीरें नहीं होंगी, जलसा नहीं। तो आपने सुना इस मौलवी को कि किस तरह से यहां पर लोगों से ये कह रहा है कि अगले शुक्रवार को यानी कि 17 तारीख को फिर से लोगों को जुटना है। उसमें बच्चे भी शामिल होंगे, उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। अगले जुमे को फिर से प्रदर्शन की तैयारी है और मौलाना तौकीर ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और 17 जून को जुमे की नमाज के बाद फिर से प्रदर्शन करने की बात कही है। दरअसल यहां पर नूपुर के विवादित बयान पर प्रदर्शन करने की बात कही और ये भड़काऊ बयान कितना ज्यादा लोगों को भड़काने वाला है, क्योंकि अभी हमने देखा बीते 2 दिन पहले ही किस तरह से देश के 100 से ज्यादा शहर जो कि जगह जगह हिंसा हुई, आगजनी हुई, यहां पर पथराव हुआ, पुलिस पर किस तरह से पथराव किया, पूरे देश ने देखा। आखिर इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं, आखिर ये बयान कब तक थमेंगे और ऐसे धर्मगुरुओं पर, ऐसे जो लोग हैं
उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी? और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं हमारे साथ। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ रिटायर्ड एसीपी हैं वेदभूषण जी। वेदभूषण जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ एक बार फिर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संभव जी। जी सर, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, इस डिबेट की शुरुआत आपसे ही करूंगा, कि आखिर जो बयान सामने आ रहे हैं उन बयानों को सर कैसे लिया जाए? ये कहीं ना कहीं ये बयान लोगों को भड़काने वाले हैं। क्या हम देखें कि अगले जुमे को, अगले शुक्रवार को कुछ बड़ा होने वाला है सर? देखिए संभव जी, यहाँ पर जो अभी पिछले शुक्रवार की जो घटना घटी है देश के अंदर में, हाँ, देश उस चीज को कभी भूल नहीं सकता। हाँ, देखिए, प्रदर्शन के नाम पर कानूनी तरीका है, संवैधानिक तरीका है। आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार को आप एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। हाँ, इवन की ऐसा भी होता है जो कि आप जिले के डीएम को भी अपना ज्ञापन दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके। लेकिन जो शुक्रवार की घटना घटी, निश्चित तौर पर यह बिल्कुल चिंता का विषय है। और इस चीज को देश जिस तरह से आग में झोंकने की कोशिश की गई, जिन तथाकथित नेता, जो कुछ ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण के तहत, मैं कह रहा हूं, अगर आपको किसी के बयान से अगर कष्ट है तो आप उसके ऊपर में आप निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। आपको संविधान में हर तरह के अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन आप उसको इस तरह से डराने की कोशिश करेंगे देश को। तो देश में तो 135 करोड़ जनता है। अगर आप संवैधानिक होकर के और असंवैधानिक हो जाएंगे, आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, ये तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा, ये कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आप देखेंगे जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जिस तरह की घटनाएं घटी, और उसके ऊपर में जो नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश की गई थी, निश्चित तौर पर ये देश, ये कानून, ये संविधान कभी भी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन रमाकांत जी, एक बयान आता है नुपुर शर्मा का, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन जो उन्होंने सच बोला, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पार्टी ने उन पर कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो बयान तो सबके सामने हैं, और किस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, किस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती फिर? संभव जी, देखिए, नुपुर जी का जो बयान था, मैं कह रहा हूं, जो पार्टी की अनुशासनात्मक समिति है, उसके ऊपर में उसने कार्रवाई करी। उनको जो सही लगा, जो गलत लगा, गलत लगा। मैं उसके ऊपर में टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक, एक अनुशासन भी है, डिसिप्लिनरी जो है सो कमेटी होती है, उसके ऊपर में एक्शन लिया। लेकिन आप क्या एक व्यक्ति को आप केवल इस के नाम पर, जहां पर आप 1 महीने से 1.5 महीने से मैं सुन रहा हूं, जो कि शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आप कहते हैं जो कि सड़कों पर ऐसे ही शिवलिंग मिल जाते हैं। आप कहते हैं जो कि जाकर के एक कहीं पे टीका लगा दीजिए, एक सिंदूर लगा दीजिए, और वहीं पर हिंदू देवी देवताओं का पूजा करना शुरू कर दीजिए। इस तरह के मजाक क्या देश बर्दाश्त करेगा? क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। और हमारे जैसे बिल्कुल सनातनी धार्मिक व्यक्ति कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन कानून और संविधान उसकी भी इजाजत नहीं देता। लेकिन आप कानून को हाथ में लेकर के, आपने देखा झारखंड के अंदर में किस तरह से पुलिस वालों के ऊपर में किस तरह से दंगाइयों ने वहां पर 2 मंदिर के ऊपर में पथराव किए गए। सर, और सवाल तो यही है, ये साजिश कहां बैठ के रची जा रही है? इसी का तो खुलासा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा जी। मैं कह रहा हूं 2 मंदिरों के ऊपर में हमला हुआ, और राज्य सरकार सो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर अगर दंगा हुआ, प्रयागराज के अंदर में वो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है हिंसा के, वो हमने देखा। लेकिन जो झारखंड में और जो हावड़ में होना चाहिए था उसके बाद कार्रवाई, वो हमने नहीं देखी। इसके लिए भी हम आपसे सर चर्चा करेंगे, आपके पास लौटूंगा जी। राज्य सरकार का इसके ऊपर में संरक्षण है। मैं यही तो चीज कहना चाहता हूँ। आप अगर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, आप सेलेक्टिव अप्रोच करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो दंगाई है उसको स्पेस मिलेगी। एच.एस. रावत जी, स्पेस नहीं देना चाहिए था। और लेकिन राज्य सरकार, कुछ ऐसे राज्य सरकार है, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर में देखेंगे, झारखंड के अंदर में देखेंगे, यहाँ पर वो स्पेस देने की
पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। एच.एस. रावत जी, लग रहा है कि कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर सह दे रहे हैं और कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इससे पहले आपने उस बयान को भी सुना, उस बयान को सर कैसे देखते हैं आप? देखिए संभव गुप्ता जी, इसकी शुरुआत तो उस दिन से हो गई थी जिस दिन मौलाना मदनी ने 5000 कठमुल्लाओं को इकट्ठा किया था। हाँ। और उन कठमुल्लों ने ये तय कर लिया था कि हम अब कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, और उन्होंने कह दिया था हिंदुओं को कि अगर आपको देश में नहीं रहना तो आप कहीं जा सकते हैं, ये देश हमारा है। हाँ। उसकी प्रतिक्रिया के तौर में पीएफआई इसमें अलर्ट हो गई, इनके स्लीपर सेल अलर्ट हो गए थे। हाँ। उसके बाद में ये जो नूपुर वाला केस हो जाता है, इनको मौका मिल गया। हाँ। और मौका मिलते ही तब तक ये शांत बैठे रहे जब तक इनको विदेशी लोगों की सह नहीं मिली। हाँ। जब कतर, ईरान और गल्फ कंट्रीज की इनको जब सह मिल गई, हाँ। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उपद्रव करना शुरू कर दिया। इनको लगा कि हमारे आकाओं की सपोर्ट हमारे पास है, लेकिन ये भूल गए कि उन आकाओं की कोई औकात नहीं है भारत के सामने। हाँ। ये भूल गए कि आपको भारत के अंदर ही रहना होगा। हाँ। जिस प्रकार से इन्हें उपद्रव किए, इसी प्रकार से अगर हिंदू संगठन भी सामने आ जाते, हाँ। 80 करोड़ हिंदू संगठन, तो इनका होता क्या? हाँ। क्या बवाल खड़ा हो जाता, 47 भी पीछे रह जाता। आज वो देश नहीं है, इनको समझने की आवश्यकता है। आज लेकिन हिंदू रावत जी, नहीं बात है। तो यही है, जब यहां पर हजारों लाखों की संख्या में ये भीड़ सड़कों पर उतरती है तब कार्रवाई नहीं होती है। जब हमारे हिंदू भाई कुछ संख्या में सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई सर क्यों? नहीं संभव गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सरकार है इनको किसी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। हाँ। हमारी इंटरनल पॉलिसीज हैं, हमारी अपनी नीतिज हैं, ये सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबको सख्ती के साथ पालन कराना जरूरी है। लेकिन होता क्या, बहुसंख्यक होने का नुकसान हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। हाँ। कि आप तो बड़े हैं, आप ज्यादा तादाद में, तो उन पर एक्शन लेते हैं इनके दबाव में आकर के। तो जैसे कि कांग्रेस सरकार पिछले काफी सालों से इनके दबाव में आके एक्शन लेती रही हिंदुओं के प्रति और इनकी बातों को सुनती रही, उसका दुष्परिणाम ये है कि ये भी चाह रहे हैं कि योगी और मोदी पे प्रेशर मेंटेन किया जाए और वो हमारी बात को सुने। हाँ। जबकि नूपुर शर्मा ने कुछ ऐसा कहा नहीं। हाँ। यही बात जाकिर नाइक 50 दफे बोल चुका है, लेकिन जाकिर नाइक को मारने के लिए और गर्दन काटने के लिए फतवे जारी नहीं करते ये लोग। और यही बात मौलाना जो है पाकिस्तान के, वो भी बोलते हैं। हाँ। कि ऐसा हुआ, नबी ने ऐसा किया, रसूलुल्लाह ने ऐसे किया। तो ये सब चीजें दोगली नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। सरकार को इस बात पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, सरकार को झुकना नहीं चाहिए, सख्ती के साथ एक्शन लेने की इसमें बहुत सख्त जरूरत है। जी वेद भूषण जी, क्या लगता है जो हिंसा हुई उस हिंसा के बाद किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अभी इससे पहले आपने बयान सुना सर, उसके बाद ऐसे मौलवी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? देखिए, जो मौलवी साहब ने, बरेली के जो मौलवी का आपने मुझे बयान सुनवाया, हाँ, वो बिल्कुल एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। हाँ। यदि 17 तारीख को दंगे होते हैं, हाँ। तो उसके जिम्मेदार ये मौलवी साहब होंगे। बल्कि सरकार की जरूरत है कि इनको अभी एनएसए में या यूएपीए में डिटेन किया जाए इनको। हाँ। आपको अभी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया साइबर सेल में। 33 एफआईआर नामजद है, उनमें ओवैसी भी है, नूपुर शर्मा भी है। हाँ। और ऐसे लोग भी जल्दी उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। उसकी संख्या अब 100 से ऊपर पहुंच गई है। हाँ। तो जल्दी ही हो सकता है मौलाना साहब को दिल्ली तशरीफ लाना पड़े। हाँ। जिस तरह से इनके भड़काऊ भाषण, जो सो कॉल्ड मौलाना है, हाँ। उनकी कहने की वजह से, जो मस्जिद फ्राइडे के अंदर एक प्रेयर का दिन होता है, हाँ। जिस तरह से दंगे लोग इनकी जबान के वजह से होते हैं, उसका नुकसान, पुलिस वालों को चोट लगना, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान होना, सरकार पुलिस की गाड़ियों में आग लगा देना, और बाद में कहना कि ये बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हाँ। ये तमाम कुछ न कुछ इंडिकेट करते हैं कि बहुत पूरे देश में होना। हाँ। ये नहीं कि केवल रांची में हुआ हो या बंगाल में हुआ हो या दिल्ली में जामा मस्जिद में हो गया हो या दूसरी जगह पर हुआ, पूरे इंडिया में एक साथ होना और फ्राइडे के दिन होना। हाँ। पत्थरबाजी होना, एक ही तरह की चीजें एक ही सीक्वेंस के साथ होना। हाँ। टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम होना, और बाद में उसको बार बार रिपीटेडली होना। और अभी भी जब ये हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में डिटेन हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी 17 तारीख के लिए आह्वान करना कि 17 तारीख को तमाम महिलाएं, बच्चे भी सड़कों पर आ जाएं, तो ये भड़काने वाली कार्रवाई से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे भूषण जी, जो हमने देखा यूपी में जो हिंसा हुई, अकेले यूपी में नहीं और भी राज्यों में हुई है, लेकिन यूपी में जिस तरह से फौरी तौर पर कार्रवाई में पुलिस जुटी, उसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ और अब तक 300 से ज्यादा गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यहां पर गिरफ्तारी हो रही, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अन्य राज्यों में गिरफ्तारी नामात्र की कार्रवाई, ये चीजें सर क्या दर्शाती हैं सर?
जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर भी कितने जबरदस्त लार्ज स्केल पर दंगे हुए, परंतु वहां से इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही कि कितनी एफआईआर दर्ज की, कितने दंगाइयों को उन्होंने डिटेन किया, अरेस्ट किया। ये सरकारों के लिए एक सोचने वाली बात है कि यदि इस तरह से अलग अलग मापदंड होंगे और लोगों के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, और जवाबदेही आज नहीं तो कल फिक्स होगी, नहीं तो जनता फिक्स कर देगी जवाब। और रमाकांत जी ने शायद अभी यही कहा, एकदम सही कहा, कि राज्य सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, तभी वहां पर इतना खुलकर नहीं हो पा रहा उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, संरक्षण ही तो है ये। आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, एफआईआर नहीं कर रहे, पब्लिक डोमेन में नहीं बता रहे कि इतने बड़े हावड़ा के अंदर, कलकत्ता के अंदर दंगे हुए, आपने क्या एक्शन लिया? सरकार की कुछ जवाबदेही है। वहां के राज्यपाल पूछ रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वो भी एक राज्यपाल है, गवर्नर है, फादर की तरह, वो रिपोर्ट पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट दीजिए कि दंगा भड़काने वाले कौन थे, क्या एक्शन लिया। आज तक वेस्ट बंगाल सरकार ने अपने गवर्नर तक को रिपोर्ट नहीं दी है, तो सोशल मीडिया में वो क्या डालेंगे, किस मुंह से अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे? उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। रत्नेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो सवाल मेरा आपसे यही है, जो ये बयान सामने आया है बरेली के मौलवी का, कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये बयान कितना जायज है, क्या लगता है आपको? मुझसे पहले जो भी भाई साहब बोल रहे थे, उनका जो परिचय मुझे था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो उन्होंने आपको बता ही दिया कि ऐसे रिटायर्ड एसीपी हैं वो, ऐसे जो भी बयान देते हैं, वो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होगी, ठीक है, सेक्शन 120B के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और सरकार को फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए जी, क्योंकि इस तरह का कोई भी बयानबाजी कोई हिंदू करे, मुस्लिम करे, कोई हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए नहीं हो सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी देश से बढ़कर नहीं हो सकती, कोई व्यक्तित्व देश से बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन रत्नेश जी, आपने ये बात कह दी यूपी में कार्रवाई हो रही, तो आपने उस पर सवाल उठाए थे, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, हावड़ा में, रांची में, कहीं और भी, तो वहाँ उसको लेकर आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन सुनिए, देखिए, कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। आपको अगर हावड़ा पे जवाब चाहिए था, तो आपको आपकी डिबेट में टीएमसी के प्रवक्ता को बैठाना चाहिए था। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे आप सवाल खड़े करते हैं ना, यूपी में कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपको यूपी दिखता है, लेकिन आपको नहीं दिखता है कि आपने हावड़ा में किस तरह से दंगा हुआ। आप ही की चैनल पे रिपोर्ट दिखाई गई थी ना कि 70 एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ के, हमने यूपी में दिखाई। आपने कल ये रिपोर्ट दिखाई थी, मैं कल भी आपके चैनल पे था जी, मुकेश जी की डिबेट में ये रिपोर्ट दिखाई गई थी कि 70 एफआईआर वहाँ पे दर्ज हुई है। और दूसरी बात, आप ही के चैनल पे ये दिखाया गया कि यूपी में 200 नहीं। रत्नेश जी, क्या लगता है कि भारत को क्या सीरिया बनाने की साजिश हो रही है क्या? मैं आपको कोट करके ही आपको जवाब दे रहा हूँ जी। आप ही की रिपोर्ट में दिखाया गया कि प्रयागराज में लगभग 100 कुछ के आसपास लोगों को डिटेन कर लिया थे, और अभी आधे घंटे पहले वहाँ के एसएसपी की बाइट आ रही थी, वो मैंने सुना, मैंने आपको सुनाया भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई। तो किसको सही मान लूं, मीडिया की रिपोर्ट को मान लूं या एसएसपी को सही मान लूं? गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने ये कहा कि किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा है, किसी निर्दोष को नहीं वो किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन्होंने ये कहा था। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात आप जब ये पूछते हैं, कुछ लोग सीधे सीधे चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही होती है सरकार की, ठीक है, सरकार से तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है भाई, केंद्र सरकार कर क्या रही है? देखिए, जो कार्रवाई हो रही है उस पर आप सवाल उठाते हैं, जब कार्रवाई, आप यही तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, इस तरह के दंगे ना हो, आप यही तो चाहते हैं रत्नेश जी। संभव जी, मैं आपको अब जवाब दे देता हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही रिटायर्ड एसीपी बैठे हैं, उनको ये पता होगा, वो बहुत कायदे से जानते होंगे कि आईपीसी के जो सेक्शंस हैं वो पार्टिकुलर एक्यूज जो होता है उसके ऊपर लागू होते हैं। अगर मैंने हत्या की है तो मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, मेरे पिताजी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मेरे भाई के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आप बुलडोजर वाली कार्रवाई पे पहुंच गए, मैं समझ रहा हूँ, पुलिस को मैंने पिछले घंटे भी आपके चैनल पे यही बोला था, इस चीज को जी सुनिए, मैंने पिछले घंटे भी आपकी डिबेट में यही बोला था कि कार्रवाई जो भी हो, जिस भी प्रदेश में हो रही है, न्यायिक व्यवस्था के अधीन होनी चाहिए। और दूसरी बात, किसको कितना दंड मिलेगा और किस प्रकार मिलेगा, ये कार्यपालिका निर्णय नहीं करती संभव जी, ये न्यायपालिका निर्णय करती है। कार्यपालिका, आप किसी के घर, लेकिन कार्रवाई होगी ना, वो जेल जाएंगे ना। अगर आप बुलडोजर वाली बात पर आ रहे हैं तो मैं आपको एकदम दुरुस्त कर दूं कि वो हिंसा के आरोपी पर उसके बाद बुलडोजर नहीं चलाता, वो अवैध था, इसलिए बुलडोजर चला। वो आप शासन चला रहे हैं या भय स्थापित कर रहे हैं?
अरे महोदय, टाइमिंग गलत हो गई है, इसलिए मैसेज कुछ और जा रहा है। रमाकांत जी, रमाकांत जी बोलिए। मैं बिल्कुल संभव जी, ऐसा है। हाँ, अभी रत्नेश जी कह रहे हैं, सुन लेते हैं रत्नेश जी, आपके ही सवाल का सुन लेते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। और सुन लीजिए, देखिए, यही गोंडा के भाजपा के बहुत बड़े नेता, उन्होंने खुली रत्नेश जी ने अभी कहा कि हत्या का मुकदमा, संभव जी सुन रहे हैं आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आप लोग दोहरा रवैया यहाँ क्यों अपनाते हैं? आपका सांसद अयोध्या में दंगे भड़काने की कोशिश करता है, खुले तौर पर वो आह्वान करता है 5 लाख लोगों को इकट्ठा होने के लिए। रत्नेश जी, एक मिनट, ये पहले का ही कानून है जो अभी तक चल रहा है। रत्नेश जी, एक मिनट, आपने कहा कि पिताजी को गिरफ्तार कर लेंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, ये पहले का ही कानून है। अगर अपराधी हत्या करके चला गया और वो भाग गया तो सबसे पहले परिवार के पास ही पुलिस जाती है, पता होगा आपको। व्यक्ति खुले तौर पर टीवी चैनल पर ये बोल रहा है कि मेरे हाथों एक हत्या हुई है। रमाकांत जी, आप बोलिए। मैं रिवर्ट करूंगा। रत्नेश जी अभी कह रहे थे जो कि हत्या का मुकदमा में अगर पुत्र जो है हत्या करता है तो पिता को नहीं होना चाहिए। हाँ। अभी कुछ दिन पहले आशीष मिश्रा का जो घटना हुआ था, हाँ। आशीष मिश्रा के ऊपर में उसकी गिरफ्तारियां हुई, एसआईटी ने जो है उसको गिरफ्तार भी किया। हाँ। लेकिन ये लोग अजय मिश्रा की बात कर रहे थे जो कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है और मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं इनका ये पक्ष जानना चाहता हूँ, ये अभी सही है या उस समय में ये सही? मुकदमा कर दीजिए। सुनिए इधर पहले, रत्नेश जी एक बार सुन लेते हैं, अगर आपको आपत्ति होगी तो आप कमेंट करिएगा, बोलिए। एक मिनट पहले पूरी बात को सुन लेते हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। रमाकांत जी बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ संभव जी, मैं कह रहा हूँ जी ये अभी सही थे, सभी है अभी सही है या पहले सही थे? हाँ। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, आशीष मिश्रा के समय में आप अजय मिश्रा को कह रहे थे आप लोग गिरफ्तार करने के लिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए, अभी आप कोर्ट कर रहे हैं पिता का पुत्र अगर कोई हत्या करता है तो जेल होगा, लेकिन पिता को नहीं होगा, तो या अभी सही है या उस समय में आप सही थे? अरे आप मेरी बात समझ ही नहीं पाए। मैंने समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। आप लोगों का सिलेक्टिव अप्रोच होता है, यही तो दिक्कत है। महाराष्ट्र के अंदर में नुपुर जी के ऊपर वेदभूषण जी, जो कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो कितने सही हैं सर? झारखंड के अंदर में 2 मंदिरों के ऊपर में पत्थरबाजी होती है, तोड़ने की कोशिश होती है, वहां पर आपकी पुलिस जो है कुछ नहीं करती है। और जब वेदभूषण जी आप बोलिए। तब जाकर जनता पार्टी का वहां पर जाकर के, अरे एक मिनट रुक जाइए रमाकांत जी, एक मिनट रुक जाइए, बोलिए। वेदभूषण जी आप तक आवाज पहुंच रही तो बोलिए आप। हाँ संभव जी, अभी रत्नेश जी 120B की बात कर रहे थे, मुझे लगता है शायद उनको कानून की जानकारी है। समझाइए सर, उनको अच्छे से समझाइए के साथ बताता हूँ कि 82 और 83 एक आदमी भगोड़ा हो जाता है तो जिस घर में रहता है, चाहे उसकी माँ बाप कोई भी रहता हो, उसकी तमाम प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। उसको प्रोविजन है कानून के अंदर, 82 धारा और 83 धारा सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जहाँ पर भगोड़ा क्रिमिनल रहता है उसकी तमाम प्रॉपर्टी, उसमें ये नहीं लिखा कि माँ की प्रॉपर्टी होगी या किसी, उसका चूल्हा चौकड़ा टीवी फ्रिज सब कुछ पुलिस को। लेकिन रत्नेश जी का ये कहना है कि जो आरोपी है केवल कार्रवाई वही होनी चाहिए, जबकि ये पुराना कानून है, अभी का नहीं, ये पुराना कानून है। वेदभूषण जी, अटैच होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया है इसमें, कोई ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से कोई चीज जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ। अभी बुलडोजर पर सवाल आ रहा था, बुलडोजर के बारे में वो आपगढ़ नहीं हो सकते, क्या पत्थर फेंक वो जायज है, और बुलडोजर सरकार और क्रिमिनल्स के चलाए, और क्योंकि अभी क्लियर कर दिया कि वो इलीगल जो स्ट्रक्चर थे उनके लिए बुलडोजर चलाए जाए और चलाए जाने चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ उनकी नींव खोद देनी चाहिए, उनको बॉम्ब ब्लास्ट करके ऐसी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाना चाहिए। वेदभूषण जी, रत्नेश जी का एक सवाल है, वो सवाल मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ, मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। रत्नेश जी का ये सवाल है, अगर सरकार इस तरह की कार्रवाई कर देगी तो फिर अदालतों का क्या, न्यायपालिका क्या करेगी? यही सवाल है ना आपका सर? अच्छे से समझा दीजिए अभी आप। अरे नहीं गलत चलाएंगे तो आपको पूरा आगे अदालतों में जाने का जहांगीर सुप्रीम कोर्ट ने गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया, आज भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो इसलिए ये बिल्कुल कानूनी। रत्नेश जी एक मिनट रुक जाइए, पहले वेदभूषण जी को सुन लेते हैं, चोरी और दो चीज नहीं चल पाएंगी। बोलिए वेदभूषण जी, बोलिए। वेद जी मुझे इतना बता दीजिए कि आपने जो अभी सीआरपीसी के सेक्शन 83 और 84 की बात की
उसमें भगोड़ा न्यायपालिका घोषित करती है या कार्यपालिका? कार्यपालिका करती है। 82, 83, 84 पे बच जाइए। 82 के आप पढ़ लीजिए डिबेट के बाद में वो क्यों जाए? अभी आपने जिन सेक्शंस को कोट किया, मैं उसी सेक्शन से आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब कि क्या न्यायपालिका भगोड़ा घोषित करेगी या कार्यपालिका घोषित करेगी? वो अदालत करती है, पर जो अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर करना भगोड़ा हुआ पुलिस का काम है। कोर्ट उस पर स्टैंप करती है ड्यूरिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के दौरान में, परंतु प्रॉपर्टी को अटैच करना और सर सिविल एजेंसी का काम है कि क्रिमिनल ने इलीगल तरीके से कोई प्रॉपर्टी बनाई है उसको डिमोलिशन करना उनकी जिम्मेदारी है। ये कोई चलिए आपको अथॉरिटी से हुआ नहीं कर रहे थे, इसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। बिल्डिंग गलत बन गई तो यदि अब देखिए आप कानून की बात करने नहीं बैठे हैं, अगर कानून की बात करने तो आप किताब पढ़ लीजिएगा। एच.एस. रावत जी ऐसी चीज नहीं लिखी जो मैंने अलग से बताई हो। उत्पन्न हो गया तो रावत जी क्या लगता है कि राजधर्म का पालन केवल बुलडोजर से ही होगा? सर इसको जड़ से खत्म करना है हमको, सर कैसे हो पाएगा? देखिए, सरकार चलाने के लिए अपने कायदे और कानून होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। सरकार को अधिकार है कि वो किस प्रकार से शासन को चलाती है। अगर बहुत ज्यादा उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं, सरकार कानून बना करके धारा 144 लगा के बदली के ऑर्डर दे सकती है। इसमें न्यायपालिका के अधीन नहीं आता ये सब चीजें। सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किसी भी प्रकार का करेगी, उसके अपना विजन काम होता है, उसके अधिकारी अपना काम करते हैं, उसका पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये महोदय किस आधार पर कह रहा है कि परमिशन लेने की परमिशन लेनी होती है करने के बाद न्यायपालिका का कोई रोल नहीं रहता। वकील साहब सुन लो, मैं समझा रहा हूँ आपको, हम भी राजनीति में है, हमें भी पता है। सरकार को अगर धारा 144 लगानी है तो कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और उसमें अगर आदमी की लगानी है तो उसके पास अधिकार होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कैसे उसको भगोड़ों को पकड़ना है, किस प्रकार। रावत जी हमको कहीं और नहीं जाना है, हम ये चाहते हैं ये जो जिहादी है, ये जो दंगाई है, इनको जड़ से खत्म करना पड़ेगा सर, कैसी भी कार्रवाई हो सर। न्यायपालिका बंद कर दीजिए ना, इतने जजों को मुक्त। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, आखिर कैसे खत्म हो सकती है चीजें, उसको लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। आपको याद है कुछ पैदा हो गए थे उस समय, आप नहीं हुए थे। इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया था, इतिहास पढ़ा है? शायद हो सकता है आप पैदा न हुए होंगे। आपको पता है 84 में क्या हुआ था? आपको पता नहीं होगा शायद। किस प्रकार से 86 के अंदर कांग्रेस झुकी थी इन्हीं मुसलमानों के सामने, पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिनाई कर दिया था और संविधान को चेंज कर दिया था। पता है आपको? इतिहास पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? पहले इतिहास पढ़िए फिर यहाँ डिबेट करने के लिए बैठिए। आप मुझे 4 लाइन कानून की पढ़ ली तो आप सरकार चलाने लग गए। रत्नेश जी कहीं और मत लेकर जाइए। रावत जी आप मुद्दे पर रहिए। रावत जी प्लीज आप मुद्दे पर रहिए, आप जवाब दीजिए। संभव जी ये गलत बात है भाई, मैं आपके पास आऊंगा। क्या गलत बात? आप कहीं और मुद्दे को लेकर जाते हैं, लेकिन रत्नेश जी ये जिनको खुद का इतिहास नहीं पता वो मुझे इतिहास पढ़ाएंगे। आप पर्सनल हो रहे हैं अभी आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं जरा बताए ना कौन सा कौन। नहीं अभी पर्सनल नहीं होना है, निजी बातें नहीं करनी है यहाँ पर जो मुद्दा है उसको लेकर आप जवाब दीजिए। इस प्रकार की ये आगजनी और पत्थरबाजी ना होती। हालत जानते हैं क्या? सिर पे तो आप लोगों ने चला के बैठा, इनको 60 साल में बिगाड़ के रख दिया पूरे की पूरा। आप दूसरी सरकारें जो चलती उन पर आरोप लगाने के लिए बैठ जाते हो। हमारे यहाँ अवध में कहावत है, संभव जी दादा बाबा पता नहीं नाती पैदा आपने इमरजेंसी में क्या किया था? रमाकांत जी जो सवाल कांग्रेस कर रही है वही सवाल सपा का भी है, समाजवादी पार्टी का भी, और साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी साफ तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रही है। रावत जी 1 मिनट, रत्नेश जी 1 मिनट, रमाकांत जी बोलिए आप। जी ऐसा है, मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि देश के अंदर में जो सरकार अभी है इतनी संवेदनशील सरकार है जो मैं आपको बताऊं, अगर आपने इनके साथ इस्तेमाल की होगी देश आजादी के बाद तो ये सीधा होती। आप लोग इनको इनके सामने दबते रहे। थोपने की बात थी वो भी हम लोगों ने देखा। शाहबानो मामले में हम लोगों ने देख ही लिया था जो किस तरह से इन्होंने किया था। परमाणु परीक्षण का विरोध करने वाला कौन था? तो कांग्रेस था। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर में संदेह करने वाला कौन था? एयर स्ट्राइक के ऊपर में संदेह करने वाला कौन था? भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाला कौन था? ये कांग्रेस की रीति और नीति है, ये इतिहास है। 370 को लेकर के 60 सालों तक, 60 से 70 सालों तक जिस तरह से देश को बरगलाया गया, हम लोग आप लोगों ने सब ने देखा जो किस तरह से एक छोटा सा बिंदु को हटा करके आज जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने
अपने भारत के अंदर में ऐसे विलय किया है जो पाकिस्तान हो या कोई भी हो, उसके ऊपर मैं आंख नहीं दिखा सकता, उसके ऊपर मैं उंगली नहीं दिखा सकता। तो कांग्रेस की जो रीति है और नीति है वो जनता देख चुकी है। आज जो सेलेक्टिव अप्रोच महाराष्ट्र के अंदर में है, आज सेलेक्टिव अप्रोच झारखंड के अंदर में है, आज सेलेक्टिव अप्रोच बंगाल के अंदर में है, ये क्या करता है? दंगाइयों को स्पेस देता है। और ऐसी पार्टियों की भर्त्सना होनी चाहिए, जनता को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आगे भी देती रही है। और जब तक जहां तक बात है 10 सालों के अंदर में 92% ये चुनाव हार चुके हैं। अगर यही मापदंड है, चुनाव जीतना मापदंड है, चुनाव जीतना अगर पैमाना है, तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। चलिए, और उस तरह से रत्नेश जी अब आप बोलिए। जी समझ जी। रत्नेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बोलिए अभी आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर तुरंत चले जाते हैं, और मैं बस इनसे पुतना पूछूंगा कि इन्होंने शाहबानो केस का उल्लेख तो कर दिया, लेकिन मैं ये भी पूछूंगा कि 1986 में राम मंदिर का ताला किस प्रधानमंत्री ने खुलवाया? राम मंदिर में रावत जी अभी आपसे 84 का भी पूछ रहे थे, उसका भी बता दीजिए। एक काम करिए ना संबोधी, मैं बोल रहा था, बीच में नहीं बोल रहा था। प्रदर्शन के सामने राजीव गांधी, रावत जी एक मिनट आप जवाब दीजिएगा। रावत जी 1 मिनट, रत्नेश जी बोलिए फिर। देखिए संबोधी, या तो इनका माइक डाउन करवा दीजिए। आप बोलिए। ठीक, अगर इतना इतिहास बताया जाता है तो ये भी बताया जाना चाहिए कि 1986 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ताला खुला राम मंदिर का। अरे मुझे वहां नहीं जाना है। अरे रत्नेश जी आप कहीं और चले गए। मुद्दा यहाँ पे है, हिंसा मुद्दा है आज महोदय, आज हिंसा मुद्दा है, सहम मिलती जा रही है। अरे रत्नेश जी आप कहीं और, हम आपसे इतिहास जानने के लिए हमने आपको नहीं बिठाया है, हमने आपको इसलिए बिठाया है ताकि आज हमारे पास सार्थक चर्चा हो सके, हम ये जान सके आखिर जो ये पैर पसार रहे हैं, जो भारत को सीरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीरिया बनाया जा रहा है उसको हमको नेस्तनाबूद करना है, तो कैसे करेंगे? हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप 83, 84, 79 आप वहां चले जाएंगे तो सर कैसे चलेगा? अभी हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमको अभी सर एक सेकंड, वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको कैसे सही किया जा सकता है सर, मुझे वो चाहिए। अगर इस तरह से नहीं बोलने देना है तो मत बैठाया करिए। अरे सर आप गलत बोलेंगे और आप टाइम बर्बाद करेंगे तो मैं कैसे बोलने दूंगा आपको? मैंने बताइए आप गलत बोल रहे हो ना, आप केवल आप मुद्दों पे रहिए सर। अगर आप 83 का फिर 84 का आप जिक्र करेंगे तो ऐसे सर 2 घंटे 3 घंटे यूं ही बीत जाएंगे। आप डायरेक्ट बात करिए सर, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे की बात करिए सर। रत्नेश जी मैं कोई फर्जी धार्मिक गुरु नहीं हूँ। धार्मिक गुरु नहीं है आप, लेकिन बयानों को लेकर भी चर्चा हो रही है, बयानों को लेकर ही चर्चा हो रही है। आप या तो ये जवाब दीजिए बयान सही है या बयान गलत है। कांग्रेस का सत्यानाश इसलिए हो रहा है कि आप लोगों की जो बात, अरे आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं महोदय, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं आप। आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, यहाँ पर सरकार को कैसे जगाना है, सरकार को बताना है, विपक्ष का काम आपको नहीं पता। रत्नेश जी कहीं और चले गए आप। वेदभूषण जी, तुम्हारा यही ना होने वाला है। रत्नेश जी अगर आप मुद्दे पर आएंगे तभी मैं आपके पास लौटूंगा। संभव जी बात ऐसी है ना, हाँ, कि अगर इतिहास खंगाला जाएगा, इतिहास पर मत जाइए सर। अभी वर्तमान परिस्थितियों को हमको देखना है सर। अरे तो भाई उसको लेकर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। आपको स्पेशली सर बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा सर, उस पर आप चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन सर अभी सर टाइम बर्बाद मत करिए सर आप मेरा, प्लीज। आप मुद्दों पर रहिए सर। मैंने आपसे दो तीन चीजें सर जिक्र की है। मैंने आपसे पूछा जो दंगा हुआ क्या वो सही है? मैंने आपसे पूछा जो बरेली के मौलवी ने जो बयान दिया क्या वो सही है? नहीं है ना, नहीं है ना। अगर आप धर्मगुरु नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं रखना जानते हैं तो प्लीज आप कुछ मत बोलिए सर, कुछ मत बोलिए। लेकिन आप सर टाइम बर्बाद करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? चलिए वेदभूषण जी मैं आपसे दो चीजें समझना चाहूंगा। दो नेता है सर,
दो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका एक का कहना है कि नाबालिग बच्चे हैं जो सड़कों पर उतर गए और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, ये नहीं करना चाहिए। उनके दिल में थोड़ा रहम आ रहा है, वो कितना सही है। नाबालिग जो पत्थरबाजी करते हैं वो क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? और दूसरी चीज ये भी सर, एक और नेता है सपा के, वो कहते हैं कि जज्बात में लड़के सड़कों पर उतर आते हैं इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर क्या लगता है कि कानून में कुछ ऐसा रहम है क्या इनके खिलाफ, इनको लेकर? तो रहम दिया गया है, कानून ने दिया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। यदि जिन बच्चों की बात कर रहे हो, सो कॉल्ड बच्चे, उनके फादर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कहीं न कहीं समाज के अंदर कि अपने बच्चों को बताएं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यही प्रोविजन किया गया है कि जो भटक गए हैं बच्चे, उनको किसी तरह से लाइन पर जाया जाए, समाज में जो कानून बना हुआ है उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए, उनको जुवेनाइल होम्स में रखा जाए, उनकी शिक्षा की जाए कि किस तरह से कानून का उनको पालन करना है। ये जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की है, परंतु ये उनको बिल्कुल पाक साफ कर रहे हैं, इसमें कानून में प्रोविजन नहीं है। उनके खिलाफ भी एक्शन है, खिलाफ नहीं कह सकते, उनको एक सुधारने की, एक रिफॉर्म करने की बच्चों के लिए प्रक्रिया है जिसका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तमाम उसमें स्टेप्स हैं, जारी हैं, किस तरह से पुलिस को एक्शन करना चाहिए, क्या उनकी अरेस्ट होनी चाहिए, नहीं अरेस्ट होनी चाहिए। जहां तक नूपुर शर्मा के जो बयान पर जिस पर विवाद हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है, महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज है, दिल्ली में मुकदमा दर्ज है, उस तमाम की चीजों की इन्वेस्टिगेशन होगी। उन्होंने सही कहा या गलत कहा, ये तमाम चीजें अदालत डिसाइड करेंगे। हम और आप टीवी पर बैठकर डिसाइड नहीं करेंगे, ना कोई मौलाना डिसाइड करेंगे, ना कोई मंदिर के पुजारी डिसाइड करेंगे। वो अदालतें डिसाइड करेंगी कि जो नूपुर शर्मा ने कहा था उसमें सत्यता है या नहीं है। क्या रावत जी क्या लगता है पत्थरबाजों का क्या इलाज होना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए? मैं तो कहता हूं जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, गोली चलाने का आदेश होना चाहिए। हर जुम्मे के दिन अगर कोई भी पत्थर फेंकता गोली चलाएं सीधा। आखिरी कमेंट ले रहा हूं, वेदभूषण जी, रावत जी बोलिए। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, उसी प्रकार से यहां पर उन घरों का इस्तेमाल होना चाहिए। धारा 144 लगाओ, कोई भी पत्थर फेंकता सीधा गोली मारो उनको, क्योंकि ये देश कानून से चलता है, दबाव में नहीं चलेगा, प्रेशर में नहीं चलेगा, पत्थर फेंकने से नहीं चलेगा। आप प्रदर्शन करो, शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार सबको लोकतंत्र देता है। आखिरी कमेंट आपसे। भीड़ तंत्र में पत्थर फेंकने का अधिकार और दहशत हिंदुस्तान में फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। रत्नेश जी आखिरी कमेंट आपसे। देख देख करके आज घर के लोग रत्नेश जी आप सुन रहे हैं तो आपसे आखिरी कमेंट, हिंसा बड़ी है तो एक्शन भी बड़ा होना चाहिए, मानते हैं? रावत जी कंप्लीट कर चुके? हाँ कंप्लीट कर लिए सर। छोटा सर सर आप बढ़ा चला गए सर, छोटा सा कमेंट, आखिरी कमेंट चाहिए, बीच में इंटरप्शन ना आए। कोई नहीं करेगा सर, बोलिए। हिंसा बड़ी है तो एक्शन भी बड़ा होना चाहिए, मानते हैं? मैं पहले भी कहता रहा हूँ, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई है उसके तहत सभी दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। जी रमाकांत जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों को स्पेस नहीं देना चाहिए किसी भी दंगाई के ऊपर में। दंगाई होता है, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर में हो, चाहे झारखंड के अंदर में हो, चाहे यूपी के अंदर में हो। इसलिए दंगाई को एक नजर से देखना चाहिए और देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश किसी के मन से नहीं चलेगा। जी बिल्कुल सर। चलिए रमाकांत जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एच एस रावत साहब आपका बहुत धन्यवाद, रत्नेश जी आपका बहुत धन्यवाद और साथ ही वेदभूषण जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।